रेस्पिरेशन की जो प्रोसेस है इट इज़ अंडर ड्यूअल कंट्रोल। रेस्पिरेशन ये जो फंक्शन है, दिस फंक्शन इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम। हमारे बॉडी की जो दो सिस्टम्स होती है, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम, ये दोनों मिला के रेस्पिरेशन इस फंक्शन को कंट्रोल करती है। मतलब ये जो रेस्पिरेशन है इसके ऊपर दो सिस्टम का कंट्रोल है, ड्यूअल कंट्रोल, नर्वस कंट्रोल एंड केमिकल कंट्रोल। नर्वस सिस्टम का जो कंट्रोल है दैट इज़ कॉल्ड एज, इसे बोलेंगे हम नर्वस कंट्रोल, एंड एंडोक्राइन सिस्टम का जो कंट्रोल है दैट इज़ कॉल्ड एज केमिकल कंट्रोल। एंडोक्राइन सिस्टम में आएंगे हार्मोन्स। जो हार्मोन्स है वो हार्मोन्स क्या करेंगे, तो हार्मोन्स रेस्पिरेशन को कंट्रोल करेंगे। एंडोक्राइन सिस्टम में ग्लैंड्स आते हैं और वो ग्लैंड्स जो है क्या सिक्रेट करते हैं, हार्मोन्स सिक्रेट करते हैं। हार्मोन्स एंड न्यूरॉन्स मतलब नर्व्स मिलके नर्वस रेस्पिरेशन को क्या करेंगे, कंट्रोल करेंगे। अब ये रेस्पिरेशन में जैसे अब ये नॉर्मल ह्यूमन एडल्ट एंड न्यूबॉर्न, इनका ब्रीदिंग का अगर हम रेट देखेंगे तो ये ह्यूमन एडल्ट जो है ब्रीद 12 times per minute and newborn breathe 44 times per minute। जो एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, एडल्ट ह्यूमन, वो 1 मिनट में कितनी बार रेस्पिरेशन करता है, कितनी बार ब्रीदिंग करता है, 12 टाइम्स। न्यूबॉर्न जो है वो 1 मिनट में कितने टाइम्स ब्रीदिंग करता है, 44 टाइम्स। तो ये जो ब्रीदिंग है, ये ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। देखिए इनवॉलेंट्री प्रोसेस, इनवॉलेंट्री मतलब जिसके ऊपर हमारा बस नहीं, ऐसी प्रोसेस है। इसलिए से क्या बोला मैंने, इनवॉलेंट्री प्रोसेस, ब्रीदिंग इनवॉलेंट्री प्रोसेस है। समझ में आया ना। तो ये जो हमारा रेस्पिरेशन है, स्टेडी रेट ऑफ रेस्पिरेशन, it's controlled by neurons located in pons varolii and medulla oblongata। तो ये जो रेस्पिरेशन का स्टेडी रेट है, स्टेडी रेट, रेस्पिरेशन का जो स्टेडी रेट है, स्टेडी रेट मतलब इसका जो रिदम है रेस्पिरेशन का, जो रेट है रेस्पिरेशन का, जो डेप्थ है रेस्पिरेशन की, तो ये रेस्पिरेशन का स्टेडी रेट कौन कंट्रोल करता है, ये कंट्रोल करता है हाइंड ब्रेन। कौन कंट्रोल करता है, हाइंड ब्रेन। हाइंड ब्रेन जो है, हाइंड ब्रेन का ये पार्ट है
कौन सा पार्ट है हाइंड ब्रेन का? पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हाइंड ब्रेन के पार्ट्स है। किसके पार्ट्स हैं ये? हाइंड ब्रेन के। हाइंड ब्रेन में आते हैं 3 पार्ट, सेरेबेलम, पॉन्स एंड मेडुला, ऐसे 3 पार्ट्स है। ये जो पॉन्स एंड मेडुला, ये जो 2 पार्ट्स है ब्रेन में, तो यहाँ पर सेंटर होते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। समझ में आया ना? ये जो 2 पार्ट्स है पॉन्स वेरोली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये किसके पार्ट्स दिख रहे हैं? ब्रेन स्टेम के। ये ब्रेन स्टेम है। पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा ब्रेन स्टेम के पार्ट है, हाइंड ब्रेन के पार्ट है। यहाँ पर जो न्यूरॉन्स होते हैं पॉन्स एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में, जो न्यूरॉन्स होते हैं वो न्यूरॉन्स क्या करते हैं? वो न्यूरॉन्स रेस्पिरेशन का स्टेडी रेट जो है वो स्टेडी रेट कंट्रोल करते हैं। एनी डिफ़िकल्टी? समझ में आया पूरा? तो ये जो न्यूरॉन्स है, ये न्यूरॉन्स 3 कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर देंगे हम न्यूरॉन्स को। पहला है ये जो न्यूरॉन्स है, कितनी ग्रुप्स है? कितने ग्रुप्स है? 3 ग्रुप्स, न्यूरॉन्स के 3 ग्रुप्स है। पहला जो है वो है डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। दूसरा है वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन। और तीसरा क्या है? निमोटैक्सिक, है ना? तीसरा है निमोटैक्सिक। ये एक निमोटैक्सिक सेंटर होता है। तो ये जो न्यूरॉन्स है वो न्यूरॉन्स के 3 ग्रुप्स होते हैं। 3 ग्रुप्स में जो न्यूरॉन्स होते हैं वो रेस्पिरेशन का स्टेडी रेट कंट्रोल करते हैं। डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। ये कहाँ होता है? मेडुला ऑब्लोंगेटा। वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। लैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये हो गया दूसरा न्यूरॉन का ग्रुप। तीसरा है जो निमोटैक्सिक सेंटर, ये तीसरा हो गया। एक चौथा भी है अपनेस्टिक सेंटर। अपनेस्टिक सेंटर ये जो अपनेस्टिक सेंटर है ये होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। इसको अब एक एक स्टेप में एक एक करके बताती है। सबसे पहले डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन कहाँ होता है? डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन, डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो ये है इंस्पिरेटरी सेंटर। इंस्पिरेटरी सेंटर इंस्पिरेशन का सेंटर है। ये जो डॉर्सल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में लोकेटेड है, वो क्या कंट्रोल करते हैं? इंस्पिरेशन कंट्रोल करते हैं। वहाँ होता है इंस्पिरेटरी सेंटर। ये वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन ये भी मेडुला ऑब्लोंगेटा में है। ये
क्या करते हैं, यहाँ पर होता है इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर। देखो वेंट्रोलैटरल ग्रुप ऑफ न्यूरॉन जो है वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में होता है। ये क्या कंट्रोल करता है, इंस्पिरेटरी एंड एक्सपिरेटरी सेंटर, मतलब हमारा इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन कंट्रोल करता है। इतना समझ में आया। निमोटैक्सिक सेंटर पॉन्स वेरोलिम में ही होता है। निमोटैक्सिक सेंटर कहाँ होता है, पॉन्स वेरोलिम में होता है निमोटैक्सिक सेंटर। और वो क्या क्या करता है, वो क्या कंट्रोल करता है, ये प्राइमरीली लिमिट्स इंस्पिरेशन, प्राइमरीली ये इंस्पिरेशन को लिमिट करता है, इंस्पिरेशन को कंट्रोल करता है। मतलब यहाँ पर इंस्पिरेशन का सेंटर भी है। उसके साथ साथ और क्या करता है, ये स्लो वेव मूवमेंट स्लिप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, पूरा देख लीजिए। ये जो मेडुला ऑब्लोंगेटा है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो ये पॉन्स वेरोली में जो निमोटैक्सिक सेंटर है, निमोटैक्सिक सेंटर होता है पॉन्स वेरोली में। पॉन्स वेरोली में जो निमोटैक्सिक सेंटर है वो इंस्पिरेशन कंट्रोल करता है। उसके साथ साथ स्लो वेव मूवमेंट स्लिप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, दोनों प्रकार की जो स्लिप है, धीरे धीरे नींद आना, एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लिप मतलब जिसे बोलेंगे हम झपकी, नींद की झपकी, दोनों प्रकार की जो स्लिप है, स्लो वेव मूवमेंट स्लिप एंड रैपिड आई मूवमेंट स्लिप, दोनों भी प्रकार की स्लिप, मतलब दोनों स्लिप का जो सेंटर है पूरा कंट्रोल स्लिप के ऊपर किसका है, निमोटैक्सिक सेंटर। समझ में आया। लेकिन ये जो अपनेस्टिक सेंटर है जो मेडुला ऑब्लोंगेटा में है, अपनेस्टिक सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में, तो ये सेंटर इसके अपोजिट काम करता है। जो फंक्शन निमोटैक्सिक सेंटर कंट्रोल करता है उसके अपोजिट फंक्शन अपनेस्टिक सेंटर जो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में वो कंट्रोल करता है। तो यहाँ पर हमारा याद रखने का पॉइंट क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, तो ये अपनेस्टिक सेंटर इज, देखो अपनेस्टिक सेंटर इज एंटागोनिस्टिक टू, अपनेस्टिक सेंटर इज एंटागोनिस्टिक टू निमोटैक्सिक सेंटर ऑफ पॉन्स वेरोली। पॉन्स वेरोली में जो निमोटैक्सिक सेंटर है वो सेंटर, एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में जो अपनेस्टिक सेंटर है वो सेंटर, दोनों भी पॉन्स वेरोली में निमोटैक्सिक सेंटर है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में अपनेस्टिक सेंटर है, दोनों भी सेंटर अपोजिट वर्क करते हैं। एंटागोनिस्टिक का मतलब क्या होता है, अपोजिट। ये स्लिप के लिए रिस्पॉन्सिबल है तो ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा बताओ, वेकफुलनेस। किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ये, वेकफुलनेस। ये हमें, ये नींद के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये जागने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये सेंटर हमारी नींद कंट्रोल करता है, इसकी वजह से हमें नींद आती है, लेकिन हम जागते हैं, जगे रहते हैं, हमारा जगना, जगे रहना, नींद से जागते हैं ना हम, तो ये कौन कंट्रोल करता है, ये फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, अपनेस्टिक सेंटर। वो कहाँ होता है, वो होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा में। तो एंटागोनिस्टिक का मीनिंग समझ में आया ना।
एंटेगोनिस्टिक का मीनिंग समझ में आया, अपोजिट वर्क करना, समझ में है ना। देखिए ये जो सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरुली में, इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। क्या बोलते हैं उसे? इसे बोलते हैं रेस्पिरेटरी सेंटर। ये जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या कंट्रोल करता है? तो रेट, डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, या फिर हम बोलेंगे रिदम ऑफ ब्रीदिंग। जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, कहाँ पर है रेस्पिरेटरी सेंटर? रेस्पिरेटरी सेंटर है पॉन्स वेरुली एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा में। वो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या कंट्रोल करता है? रेट, मतलब रेट का मतलब समझ में आया ना, ब्रीदिंग का रेट, कम ज़्यादा। और क्या कंट्रोल करता है? डेप्थ, डेप्थ समझ में आता है ना, कितना लंबा कितनी लंबी सांस लेना चाहिए। जब हम योगा करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं, तो हम कैसे सांस लेते हैं, अंदर भर लेते हैं। द डेप्थ हमारे रेस्पिरेशन का रिदम कंट्रोल करते हैं। रिदम एक हो गया पूरा कंप्लीट ब्रीदिंग, फिर उसके बाद कितने टाइम में दूसरा ब्रीदिंग स्टार्ट होना चाहिए, तो ये रिदम है। तो जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, वो रेस्पिरेटरी सेंटर क्या कंट्रोल करता है? रेट, डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। रेट कंट्रोल करता है, डेप्थ कंट्रोल करता है एंड क्या कंट्रोल करता है? रिदम ऑफ रेस्पिरेशन। इतना समझ में आया? तो टेक्स्ट बुक से पढ़िए। नेक्स्ट इज हेरिंग ब्रीवर रिफ्लेक्स। हेरिंग ब्रेवर रिफ्लेक्स, हेरिंग ब्रेवर रिफ्लेक्स, इस फिनोमिना को स्टडी करेंगे। देखिए जब इंस्पिरेशन होता है, इंस्पिरेशन में क्या होता है? तो इंस्पिरेशन में एक तो जो हमारी थोरैसिक केज है, थोरैसिक केज में जो रिब्स है, रिब्स, उसके बाद स्टर्नम, रिब्स एंड स्टर्नम, इनका मूवमेंट होता है आउटवर्ड एंड अपवर्ड। इनका मूवमेंट होता है आउटवर्ड एंड अपवर्ड। एंड लंग्स जो होते हैं हमारे, लंग्स होते हैं इन्फ्लेटेड, लंग्स फूल जाते हैं, है ना। इंस्पिरेशन जब होता है तो ऑक्सीजन लंग्स में भर जाता है, एयर लंग्स में भर जाती है, लंग्स इन्फ्लेटेड होते हैं। थोरैसिक केज किससे बनी है? रिब्स है, स्टर्नम है। रिब्स एंड स्टर्नम का मूवमेंट कैसा होता है? आउटवर्ड एंड अपवर्ड, ऐसा एंड ऐसा बड़ा हो जाता है थोरैसिक केज। क्यों होता है? क्योंकि रिब्स के बीच में जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब इंटरकॉस्टल मसल्स कहाँ होते हैं? ये जो रिब्स होते हैं, ये रिब्स के बीच में होते हैं इंटरकॉस्टल मसल्स। जब इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो ये जो रिब्स है वो स्ट्रेच होंगी। स्ट्रेच मतलब दो रिब्स के बीच में का डिस्टेंस बढ़ेगा। दो रिब्स के बीच में का डिस्टेंस बढ़ेगा मतलब सारे रिब्स के बीच में का डिस्टेंस बढ़ेगा। रिब्स दूर होंगे
है ना, उनके बीच में का डिस्टेंस बढ़ रहा, मतलब रिब्स जैसे दूर सरक रहे, इसका मतलब रिब केज जो है वो बड़ी हो गई, है ना। रिब केज की मूवमेंट कहाँ हो गई, अपवर्ड एंड आउटवर्ड। इसका कारण है इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, इंटरकॉस्टल मसल्स का कॉन्ट्रैक्ट होना, डायाफ्राम का कॉन्ट्रैक्ट होना। डायाफ्राम कॉन्ट्रैक्ट होता है, इंटरकॉस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। डायाफ्राम की मूवमेंट कहाँ होती है, डाउनवर्ड। डायाफ्राम भी स्ट्रेच होता है, सीधा हो जाता है, और उसकी मूवमेंट होती है डाउनवर्ड। ये जो मसल्स है, ये मसल्स इंटरकॉस्टल मसल्स, इसमें रिसेप्टर्स होते हैं। उसमें होते हैं रिसेप्टर्स। इंटरकॉस्टल मसल्स में जो रिसेप्टर्स होते हैं, उन रिसेप्टर्स को बोला जाता है स्ट्रेच रिसेप्टर्स। क्या बोला जाता है उन्हें, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, स्ट्रेचिंग या स्ट्रेचिंग हो रहा, स्ट्रेचिंग आपको समझता, स्ट्रेचिंग समझता है ना, खींचना। जब ये इंटरकॉस्टल मसल स्ट्रेच हो रहे, स्ट्रेचिंग हो रहा है, तो इस इंटरकॉस्टल मसल्स में जो स्ट्रेच रिसेप्टर्स है, वो स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होंगे। स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट होते हैं, क्योंकि एक लिमिट तक ही वो स्ट्रेच होना ठीक होगा, क्योंकि उस लिमिट के बाद वो स्ट्रेच होते हैं मसल्स, तो लंग्स और ज़्यादा इन्फ्लेटेड होंगे, और ज़्यादा फूलेंगे, हो सकता है लंग्स ब्रस्ट हो जाएंगे, बर्स्टिंग हो जाएगा, लंग्स का फूट जाएंगे। इसलिए तो एक लिमिट तक वो स्ट्रेच होते हैं, फिर उसके बाद अभी स्ट्रेचिंग नहीं चाहिए, स्टॉप होना चाहिए स्ट्रेचिंग, समझ में आया ना। तब ये स्ट्रेच कुछ लिमिट तक जब स्ट्रेच हो गया, एक लिमिट तक जब स्ट्रेच हो गए इंटरकॉस्टल मसल्स, तो वो लिमिट, वो पॉइंट पे आ गया स्ट्रेचिंग की, तब ये स्ट्रेच रिसेप्टर्स क्या होते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। एंड ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, ये जाके बता देते हैं ब्रेन को। किसको बता दिया इन्होंने, ब्रेन को। ब्रेन में जो एक्सपीरेटरी सेंटर है, एक्सपीरेटरी सेंटर, ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स क्या हो गए, स्टिमुलेट हो गए। स्ट्रेच रिसेप्टर्स, सॉरी सेल्स नहीं, स्ट्रेच रिसेप्टर्स कहाँ है, इंटरकॉस्टल मसल्स में है। सब कौन से इवेंट चालू है अभी, इंस्पिरेशन। स्ट्रेच रिसेप्टर सेल जैसे ही स्टिमुलेट हो गए, स्ट्रेच रिसेप्टर सेल्स ने इम्पल्स सेंड की। कहाँ की इम्पल्स सेंड, एक्सपीरेटरी सेंटर को। एक्सपीरेटरी सेंटर कहाँ है, मेडुला ऑब्लोंगेटम। ब्रेन में मतलब मेडुला ऑब्लोंगेटम। तो ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स ले जाने वाली जो नर्व है, उसका नाम है वैगस नर्व। कौन सी नर्व है, जिस नर्व ने ये इम्पल्स ट्रांसमिट की। ये इम्पल्स कहाँ से कहाँ ट्रांसमिट हो गई, स्ट्रेच रिसेप्टर ने इम्पल्स जनरेट की। रिसेप्टर्स क्या कर सकते हैं, इम्पल्स को जनरेट कर सकते हैं, ट्रांसमिट नहीं। इसने इम्पल्स जनरेट की, लेकिन इसमें जो इस नर्व के एंड है, वैगस नर्व के एंड है, तो इस वैगस नर्व ने वो इम्पल्स महसूस की। स्ट्रेच रिसेप्टर से वो इम्पल्स कहाँ ट्रांसमिट हुई, वैगस नर्व को, और वैगस नर्व का जो रास्ता है वो सीधा कहाँ चला गया है, मेडुला ऑब्लोंगेटा में एक्सपीरेटरी सेंटर। एक्सपीरेटरी सेंटर मेडुला ऑब्लोंगेटा में है एक्सपीरेटरी सेंटर। इस एक्सपीरेटरी सेंटर को ये सूचना मिली है, क्या सूचना मिली है कि ये जो इंटरकॉस्टल मसल्स है, इंटरकॉस्टल मसल्स स्ट्रेच हो रहे हैं, अभी उनका स्ट्रेचिंग रोकना चाहिए। अगर स्ट्रेचिंग रोका नहीं गया तो क्या होगा, लंग्स फूट जाएंगे, बर्स्टिंग हो जाएगा। इसीलिए देखिए अब ये एक्सपीरेटरी सेंटर ने क्या किया, पहले एक्सपीरेटरी सेंटर ने इमीडिएटली एक काम किया कि एक्सपीरेटरी सेंटर ने इनहिबिटरी
इनहिबिटरी इम्पल्स, एक्सपिरेटरी सेंटर ने इनहिबिटरी इम्पल्स कहाँ पहुँचाई? इंस्पिरेटरी सेंटर को। एक्सपिरेटरी सेंटर ने ये जो इम्पल्स है, एक्सपिरेटरी सेंटर ने ये जो इम्पल्स है, इम्पल्स रिसीव करने के बाद क्या किया? इम्पल्स रिसीव करने के बाद सबसे पहले एक्सपिरेटरी सेंटर ने क्या किया? एक्सपिरेटरी सेंटर ने इनहिबिटरी इम्पल्स कहाँ सेंड की? इनहिबिटरी इम्पल्स सेंड की इंस्पिरेटरी सेंटर को। इनहिबिटरी इम्पल्स कहाँ सेंड की है? इनहिबिटरी इम्पल्स सेंड की है इंस्पिरेटरी सेंटर को। समझ लो, जैसे ही इनहिबिट मतलब रोकना, स्टॉप होना, है ना। स्टिमुलेट मतलब प्रेरित होना, स्टिमुलेट का मतलब होता है प्रेरित होना, एक्सेलरेट होना, लेकिन इनहिबिट का मतलब होता है धीरे धीरे स्लो डाउन होना, उस प्रोसेस को स्लो डाउन होना। दैट इज कॉल्ड एज इनहिबिशन। जैसे ही इंस्पिरेटरी सेंटर अपना काम कर रहा था, इंस्पिरेटरी सेंटर कौन सा काम कर रहा था? इंस्पिरेटरी सेंटर अपना इम्पल्स भेज रहा था इस इंटरकॉस्टल मसल्स को। तो इंटरकॉस्टल मसल क्या हो रही थी? स्ट्रेच हो रही थी, और थोरेसिक कैविटी में स्पेस बन रही थी, और लंग्स फुल रहे थे, अंदर एयर आ रही थी। समझ में ना? इंस्पिरेटरी सेंटर जब तक इसको सिग्नल नहीं मिलेगा, इंस्पिरेटरी सेंटर अपना काम करते रहेगा। जैसे ही इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इम्पल्स मिले, इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट हो गया, उसने अपना काम क्या किया? बंद कर दिया। इंटरकॉस्टल मसल्स को स्टिमुलेट करना क्या कर दिया? इंस्पिरेटरी सेंटर ने। जैसे ही इनहिबिटरी इम्पल्स उसको मिले, उसने ये इंटरकॉस्टल मसल्स को स्टिमुलेट करना बंद कर दिया। समझ में आए? जैसे ही इंटरकॉस्टल मसल्स को इनहिबिटरी इम्पल्सेस मिले, समझ में आया ना? जैसे ही इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इम्पल्सेस मिले, वैसे ही इसने यहाँ पर इनहिबिटरी इम्पल्स अपना काम करना क्या कर दिया? इसने बंद कर दिया, स्टिमुलेशन इसने स्टॉप कर दिया। तो वैसे ही इंस्पिरेटरी मसल्स जो है, इंस्पिरेटरी मसल्स अब तक क्या थे? इंस्पिरेटरी मसल्स बताइए मुझे, कॉन्ट्रैक्ट थे। अब क्या हो गए इंस्पिरेटरी मसल्स? अब हो गए रिलैक्स। जैसे ही इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हुए, जैसे ही इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स हुए, वैसे ही इंस्पिरेटरी मसल्स रिलैक्स होते ही इंटरकॉस्टल मसल्स भी क्या? इंटरकॉस्टल मसल्स जैसे ही रिलैक्स हुए, तो फिर से डायफ्राम जो है, ये डायफ्राम जो है, डायफ्राम भी रिलैक्स हो गया। रिलैक्स होने के बाद वो हो गया डोम शेप। डोम शेप हो गया। वैसे ही जो थोरेसिक केज है, थोरेसिक केज की मूवमेंट हो गई। थोरेसिक केज की मूवमेंट कैसी होगी? थोरेसिक केज की मूवमेंट अपोजिट होगी, इनवर्ड। कैसी होगी थी? आउटवर्ड। अब कैसी होगी? इनवर्ड। अपवर्ड कैसी हो गई? डाउनवर्ड। इनवर्ड एंड डाउनवर्ड मतलब थोरेसिक केज छोटी हो गई, लंग्स क्या हो गए? यहाँ पर इन्फ्लेटेड थे, लंग्स क्या थे? यहाँ पर इन्फ्लेटेड थे। अब कैसे हो गए? अब हो गए डिफ्लेटेड। इन्फ्लेटेड मतलब वो फूल गए थे, डिफ्लेटेड मतलब अभी वो छोटे हो गए। जब इन्फ्लेटेड होते तो इंस्पिरेशन होता, जब डिफ्लेटेड होंगे तो क्या होगा? एक्सपिरेशन। डिफ्लेटेड होंगे तो क्या होगा? एक्सपिरेशन। तो एक्सपिरेशन स्टार्ट हो गया। समझ में आया? एक्सपिरेशन स्टार्ट हो गया। जैसे ही एक्सपिरेशन स्टार्ट हो गया, तो एक्सपिरेशन स्टार्ट होने के बाद ये लंग्स क्या हो गए? छोटे हो गए, डिफ्लेटेड हो गए। अब इसमें एक पॉइंट है, तो इंस्पिरेटरी सेंटर है, इंस्पिरेटरी सेंटर बहुत देर तक इनहिबिट नहीं रह सकता है। जैसे स्ट्रेच रिसेप्टर, ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, स्ट्रेच रिसेप्टर पूरा टाइम स्टिमुलेट नहीं हो सकते,
वैसे ही इंस्पिरेटरी सेंटर भी इनहिबिट नहीं होंगे, मतलब इनहिबिशन उनका ख़त्म हो गया है अभी। समझ में आया ना? नो लॉन्गर स्ट्रेच रिसेप्टर्स कैन स्टिमुलेट, नो लॉन्गर इनहिबिटरी सेंटर कैन इनहिबिट। बहुत देर तक स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं रह सकते, वैसे ही बहुत देर तक इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट नहीं रह सकता। इंस्पिरेटरी सेंटर थोड़ी देर के लिए इनहिबिट हुआ था, स्ट्रेच रिसेप्टर्स थोड़ी देर के लिए स्टिमुलेट हुए थे। समझ में है ना? पूरा टाइम बहुत देर तक स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट नहीं रह सकते, बहुत देर तक इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट नहीं रह सकते। तो फिर क्या हो गया? न्यू रेस्पिरेशन स्टार्ट, न्यू रेस्पिरेशन स्टार्ट। इसका मतलब क्या है? जैसे ही ये एक्सपिरेशन ख़त्म हुआ, जैसे ही ये एक्सपिरेशन ख़त्म हुआ, यहाँ पर एक ब्रीदिंग कंप्लीट हो गया। इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एक ब्रीदिंग क्या हो गया यहाँ पर? कंप्लीट हो गया। एक ब्रीदिंग कंप्लीट होने के बाद ये इनहिबिटरी सेंटर, जो इंस्पिरेटरी सेंटर जो इनहिबिट थे और ये स्ट्रेच रिसेप्टर सेल जो स्टिमुलेट थे, इसका ये जो स्टिमुलेट थे तो इनका ये इनहिबिट हो गए। समझ में आया ना? वो जब इंस्पिरेशन स्टार्ट हो गया, इंस्पिरेशन के बाद ये स्टिमुलेट हो गए थे, लेकिन अभी इंस्पिरेशन स्टार्ट करना है तो ये इनहिबिट होंगे, है ना? और ये इंस्पिरेटरी सेंटर क्या होगा? स्टिमुलेट होगा। ये स्ट्रेच रिसेप्टर स्टिमुलेट है तो ये इनहिबिट होंगे अब, एंड इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट है तो वो क्या होगा? स्टिमुलेट होगा, एंड न्यू रेस्पिरेशन स्टार्ट, न्यू ब्रीदिंग स्टार्ट होगा। न्यू ब्रीदिंग स्टार्ट होगा, फिर इंस्पिरेशन होगा, फिर इंस्पिरेशन होगा तो फिर स्ट्रेच रिसेप्टर क्या होंगे? स्टिमुलेट होंगे, फिर इम्पल्स आ जाएगा, फिर एक्सपिरेटरी सेंटर क्या करेंगे? इंस्पिरेटरी सेंटर को इनहिबिटरी इम्पल्स भेजेंगे, फिर ये इनहिबिट होगा। जैसे ही इनहिबिट होगा, इंस्पिरेटरी मसल्स क्या होंगे? रिलैक्स होंगे, और क्या स्टार्ट होगा? एक्सपिरेशन स्टार्ट होगा। समझ में आया ना? लेकिन बहुत देर तक इंस्पिरेटरी सेंटर इनहिबिट नहीं रहेंगे, स्ट्रेच रिसेप्टर्स स्टिमुलेट नहीं रहेंगे, न्यू रेस्पिरेशन स्टार्ट होगा। दिस इज कॉल्ड एज हेरिंग-ब्रेवर रिफ्लेक्स। इसी को क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एज हेरिंग-ब्रेवर रिफ्लेक्स, इसी को बोलते हैं। ये हेरिंग-ब्रेवर रिफ्लेक्स जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। ये इम्पॉर्टेंट क्यों है? हेरिंग-ब्रेवर रिफ्लेक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज इट प्रिवेंट bursting of lungs, it prevent bursting of lungs, lungs को burst नहीं होने देगा, it prevent bursting of lungs। तो ये हेरिंग-ब्रेवर रिफ्लेक्स इम्पॉर्टेंट क्यों है? मैंने बता दिया आपको कि लंग्स को बर्स्टिंग से बचाते हैं, लंग्स को फूट नहीं दे देंगे, है ना? इंस्पिरेशन के बाद एक्सपिरेशन होगा, एक्सपिरेशन के बाद इंस्पिरेशन होगा। इंस्पिरेशन भी ज़रूरी है, एक्सपिरेशन भी ज़रूरी है। नेक्स्ट, यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर रेस्पिरेशन का रिदम, रेस्पिरेशन का रेट एंड रेस्पिरेशन का डेप्थ, है ना बेटा? क्या क्या कंट्रोल हो रहा है? रिदम, रेट एंड डेप्थ। हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है, जो मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड पॉन्स वेरुली में होता है, रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ होता है? रेस्पिरेटरी सेंटर होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड रेस्पिरेटरी सेंटर कंट्रोल रिदम, रेट एंड डेप्थ।
या फिर ये जो अभी बताया मैंने हेरिंग ब्रेवर रिफ्लेक्स, ये भी क्या कंट्रोल कर रहा, रेस्पिरेशन का रेट, रेस्पिरेशन का रिदम, रेस्पिरेशन का डेप्थ। देखो हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है वो रेस्पिरेटरी सेंटर कनेक्ट होता है सेरेब्रम, सेरेब्रम को हम सेरेब्रल बोलेंगे, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को कनेक्ट होता है। रेस्पिरेटरी सेंटर कहाँ कनेक्ट होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स को। सेरेब्रल, सेरेब्रम ये पार्ट है हमारे ब्रेन का, सबसे बड़ा पार्ट है ब्रेन का सेरेब्रम, तो उसके साथ ये हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर कनेक्ट होता है। तो इसलिए हमारा जो ब्रीदिंग है, हमारा जो ब्रीदिंग है, उस ब्रीदिंग का जो पैटर्न है, पैटर्न चेंज कर सकते हैं। कुछ हद तक, पूरा नहीं, मतलब थोड़ा सा we can voluntarily change our breathing pattern। क्यों हम वॉलंटरीली चेंज कर सकते हैं हमारा ब्रीदिंग पैटर्न? क्योंकि हमारा जो रेस्पिरेटरी सेंटर है वो हमारा रेस्पिरेटरी सेंटर किसके साथ जुड़ा हुआ है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स के साथ। रेस्पिरेटरी सेंटर भी ब्रेन में होता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स भी ब्रेन का ही पार्ट है। तो न्यूरॉन्स तो इधर के उधर, उधर के उधर जाती है, कनेक्ट होते हैं। तो इसलिए हमारा जो पैटर्न है, ब्रीदिंग का पैटर्न है, ब्रीदिंग का रेट है, उसको वॉलंटरीली हम क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। तो इससे क्या होता है, इससे ब्रीदिंग का पैटर्न कंट्रोल करने से, ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज करने से क्या हो सकता है, तो हम प्रिवेंट कर सकते हैं वाटर एंड इरिटेटिंग गैसेस को So this phenomenon can prevent the entry of water and irritating gases into lungs। जब भी कुछ हमें ऐसा स्मेल आ जाता है, कभी कभी हम रास्ते से गुजरते हैं तो कुछ एनिमल्स की डेथ होती है, तो रहते हैं ऐसे बहुत बार, हम जब एक गांव से दूसरे गांव जाते हैं तो बीच में लगते हैं ना, बिल्कुल खाली जगह होती है, वहाँ पर कभी कभी डेड बॉडीज़ होती है एनिमल्स की, तो स्मेल, एक बहुत गंदा स्मेल आता है। तो हम क्या करते हैं, तो वहाँ उतना रास्ता, हाँ उतने रास्ते तक हम क्या करते हैं, हमारी सांस रोक लेते हैं, स्टॉप कर देते हैं हम ब्रीदिंग, और थोड़ी देर के बाद, मतलब आधे मिनट के बाद हमारी गाड़ी बहुत दूर चली गई होती है, फिर हम क्या करते हैं, हमारी ब्रीदिंग स्टार्ट करते हैं। तो ये जो है, यही है हमारा वॉलंटरी कंट्रोल। हमने क्या कर दिया, ब्रीदिंग का पैटर्न चेंज किया, इसलिए जो गंदी स्मेल थी वो हमारे लंग्स के अंदर नहीं गई। तो हम ऐसे कुछ इरिटेटिंग गैसेस भी है जो हमें अच्छे नहीं लगते, वहाँ तब भी हम क्या कर सकते हैं, है ना, कुछ सल्फर डाइऑक्साइड वगैरह रहते ना, वो रहते ना, उनकी जो स्मेल रहती है वो बहुत अलग रहती है। तो हम तब जब ऐसा कुछ महसूस होता है तो हम हमारी जो ब्रीदिंग है वो स्टॉप कर देते हैं। लेकिन ये भी हमारी जो एक जो कैपेसिटी है टू लिमिट द ब्रीदिंग, इट इज़ वेरी लिमिटेड। सो आवर कैपेसिटी टू लिमिट द ब्रीदिंग is limited है। बहुत देर तक हम हमारी ब्रीदिंग स्टॉप नहीं कर सकते, हमारी सांस रोक नहीं सकते हम, है ना, थोड़ी देर के बाद लेनी ही पड़ती है, आधे मिनट के बाद। कोई 1 मिनट तक कर सकता होगा, कोई आधे मिनट तक, है ना। क्यों? क्योंकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड बिल्डअप होता है इन ब्लड। कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में क्यों हमारा ब्रीदिंग हम
बहुत देर तक लिमिट नहीं कर सकते। इसका कारण है क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो ब्लड टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आया है। कहाँ लेके आया है? लंग्स में। और वहाँ पर तो मैंने बताया है कि रिजॉइनिंग होगा। किसका रिजॉइनिंग होगा? बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन। तो क्या बनेगा? कार्बोनिक एसिड, और कार्बोनिक एसिड का डिसोसिएशन होगा H2O एंड CO2 में, मतलब ब्लड में बिल्टअप होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लड में जब कार्बन डाइऑक्साइड बिल्टअप, तो वो तो बिल्टअप होता ही है कंटिन्यू, लेकिन जब हमारा कंटिन्यूस ब्रीदिंग भी चालू रहता है, जैसे बिल्टअप हो गया हमने उसको एक्सपिरेशन से बाहर निकाल लिया। लेकिन जब हमने ब्रीदिंग ही स्टॉप करके रखा है तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो बिल्टअप हो गया उसकी क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ती जाएगी और प्रेशर एक डेवलप होगा। तो इससे हमें क्या करना पड़ता है? सांस छोड़नी पड़ती है ना। समझ में आया ना? तो यहाँ पर हमने कंप्लीट किया ये रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग। ये कंप्लीट हमारा टॉपिक हो गया है। मॉडिफाइड respiratory movements. Some respiratory movements are different from normal respiratory movement. कुछ रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स जो है वो अपनी नॉर्मल रेस्पिरेटरी मूवमेंट से कुछ अलग होती है, डिफरेंट होती है। वो रेस्पिरेटरी मूवमेंट हम किस लिए करते हैं? टू एक्सप्रेस emotions and to clear air passage. एयर पैसेज क्लियर करने के लिए, कुछ इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए ये रेस्पिरेटरी मूवमेंट होते, मॉडिफाई करते हैं हम। इसमें से कुछ कैसी रहती है? रिफ्लेक्स रहती है, रिफ्लेक्सेस, एंड कुछ वॉलंटरी रहती है। जैसे इसमें रिफ्लेक्सेस हम कफिंग, स्नीजिंग। वॉलंटरी में कौन सा आएगा? यॉर्निंग, है ना, यॉर्निंग रिफ्लेक्स है। ये कफिंग एंड स्नीजिंग रिफ्लेक्स एक्शन है, अपने आप हो जाती है, हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यॉर्निंग जो है वो हमें हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो वॉलंटरी है ना।